यूएस पर परमाणु हमले का प्लान बना रहे पुतिन। रूस के रक्षा एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा दावा। पुतिन ने योजना के पहले चरण को अंजाम दिया। और अब डर इस बात का है कि रूस सिर्फ परमाणु हमले की धमकी नहीं दे रहा या फिर सिर्फ इसके बारे में सोच नहीं रहा, बल्कि उसने अपने परमाणु प्लान को चरण दर चरण अंजाम देना भी शुरू कर दिया है। इसके सबूत आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अटलांटिक सागर में व्लादिमीर पुतिन ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर सबमरीन अभ्यास कर रहे हैं। क्यूबा के हवाना कोस्ट पर भी इस साजिश का सबूत मिला है। इस खबर के बाद कहीं ना कहीं सुपर पावर भी टेंशन में आ चुका है। अब पुतिन इस परमाणु प्लान में और किस हद तक आगे बढ़ेंगे, यह सवाल जाहिर तौर पर अमेरिका को भी सता रहा है। बिल्कुल, और रूसी सैन्य विशेषज्ञ इगोर कोरोनचेंको का दावा है कि परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन के जरिए अमेरिकी जहाजों को टारगेट करने का प्लान रूस बना रहा है। एक टीवी शो के दौरान इंटरव्यू में इगोर ने दावा किया कि हवाना में रूसी जंगी जहाज पहुंच चुके हैं और यह सब कुछ इसलिए है कि इसलिए पुतिन कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने डिफेंस के लिए ही सही, लेकिन यूक्रेन को रूस पर अमेरिकी हथियार से हमले की इजाजत देती है। और इसको देखते हुए रूस की ये बड़ी तैयारी, बड़ी प्लानिंग। और देखिए बड़ी बात क्या है, ये इस वक्त हमने आपको बता दिया अमेरिका पर किसी वक्त कैसे परमाणु अटैक की तैयारी चल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूसी रक्षा एक्सपर्ट इगोर कोरोनचेंको का एक और बड़ा दावा। क्यूबा के पास कई रूसी परमाणु पनडुब्बियां, कजान परमाणु पनडुब्बी समेत कई सबमरीन्स वहां पर ट्रैक की गई। इगोर की तरफ से इस बात का दावा किया गया है। और आपको रूसी परमाणु पनडुब्बी अभ्यास से जुड़े कुछ बड़े खुलासे हम बताने जा रहे हैं, कुछ बड़े तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो अमेरिका के फ्लोरिडा तट से 100 किलोमीटर दूर यह अभ्यास किया जा रहा है। पहली बड़ी बात इस अभ्यास से जुड़ी हुई। और देखिए शक्ति प्रदर्शन करके अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश भी रूस की साफ तौर पर समझ में आती है। और अगली बड़ी बात, सबमरीन कजान के अलावा कई और पनडुब्बियां इसमें शामिल की गई हैं। बिल्कुल, और देखिए अटलांटिक महासागर में लगातार जंगी बेड़ों का अभ्यास चल रहा है और ये कहीं ना कहीं अमेरिका की टेंशन बढ़ाता नजर आ रहा है। न्यूक्लियर अटैक के लिए स्पेशल ऑर्डिनेंस शब्द गढ़ा गया है ताकि इस शब्द का प्रयोग तब किया जाए जब नाभिकीय हमला करना हो। और देखिए खबर यह भी है कि अमेरिका हर रूसी गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है कि आखिरकार रूस की मंशा क्या है, इसको समझने की कोशिश की जा रही। तो बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा जो हमने आपको दिखाया रूसी परमाणु पनडुब्बी अभ्यास को लेकर। बिल्कुल, और नाटो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। इससे बौखलाए रूस ने नाटो को कई मोर्चों पर घेरने की प्लानिंग की है। खासतौर से अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस ने अटलांटिक सागर में अमेरिका के एकदम पास न्यूक्लियर सबमरीन और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। उधर अमेरिका ने भी अपनी सबमरीन क्यूबा के पास भेज दी है। अब दो महाशक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। हालात क्यूबा मिसाइल संकट जैसे हो गए, यानी दोनों तरफ से एक गलत कदम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक पहुंचा सकता है और ऐसे में विनाशक न्यूक्लियर युद्ध की भी आशंका बढ़ रही है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि एक गलती नहीं हुई कि एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इस बात को कैसे एश्योर किया जा रहा है कि वो गलती ना हो, वो चूक ना हो, क्योंकि अपने आप में ये दोनों तरफ से यानी दोनों पक्षों से एक दूसरे को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। देखिए बिल्कुल, एक बात तो रवि बिल्कुल तय है कि इस समय दुनिया भर के अंदर जो लगातार वॉर का तनाव है उसमें कभी भी किसी से भी एक छोटी मोटी गलती या फिर एक चूक कह सकते हैं बड़े विश्व युद्ध को, खासतौर पर न्यूक्लियर वॉर को की आगाज कर सकता है। अभी इम्पोर्टेंट ना सिर्फ रूस और अमेरिका की जो आपसी अदावत या फिर आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर वॉर पोस्टरिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बल्कि ये भी देखना होगा कि इसमें चीन भी लगातार काम कर रहा है। चीन भले ही दोनों में पीछे की तरफ हो, लेकिन ताइवान को लेकर चीन भी जाहिर कर चुका है कि अगर उसके हितों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ तो फिर वो भी इस वॉर के अंदर कूद जाएगा। अभी मोटे तौर पर अमेरिका और रूस की अगर आप बात करें, क्यूबा की बात करें, आप लगातार न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहे थे, लेकिन ये भी देखना है कि क्यूबा को लेकर पहले भी एक ऐसा वक्त आया था 1962 में जब रूस और खास तौर पर चीन जो है, रूस और अमेरिका जो इतने आमने सामने आ गए थे कि दुनिया भर को ये लगने लगा था कि एक और बड़ा विश्व युद्ध या फिर एक न्यूक्लियर वॉर दोबारा से होके मानेंगे। और उसके बाद अब दोबारा से यही वक्त दोहराया जा रहा है और ये भी देखा जाए
कि निश्चित तौर पर अभी जिस तरीके से अपने वॉरहेड्स को डेवलप करने की बिल्कुल सुमित, तो क्यूबा के पास रूसी जहाज और न्यूक्लियर सबमरीन का होना यह अपने आप में एक बड़ी टेंशन को भी पैदा करने वाली खबर है। आप बने रहिए हमारे साथ सुमित। और देखिए, इस बीच देश और दुनिया में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है, तो गाजा से बकरीद पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाली तस्वीरें सामने आई है। बड़ी खबर आप देखिए, गाजा में ईद उल अजहा पर नमाज अता की गई। खान यूनिस में मलबे के ढेर के बीच नमाज कैसे हो रही है। आईडीएफ के हमलों से नष्ट हो चुकी है ज्यादातर मस्जिदें। भीषण तबाही के बीच लोगों ने नमाज पढ़ी है। गाजा में हर तरफ बिखरे हैं तबाही के निशान। चलिए और अब बात करते हैं चीन के न्यूक्लियर एजेंडे की। जी हां, चीन लगातार बढ़ा रहा है अपना न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर शक्ति बढ़ा रहा है। चीन के परमाणु हथियारों पर सीपरी की रिपोर्ट, चीन कर रहा है परमाणु हथियारों में इजाफा। 2030 तक जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का प्लान है वो लगभग यूएस के बराबर है, यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका को पीछे छोड़ने की ये बड़ी प्लानिंग कर रहा है चीन, और लगातार अपने हथियारों में, अपने हथियारों के जखीरे में इजाफा करता नजर आ रहा है। ये बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और दुनिया में कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंता बढ़ेगी, क्योंकि इससे हथियारों की होड़ को और ताकत मिलेगी। और चलिए बात पाकिस्तान के नफरती एजेंडे की करते हैं। पाकिस्तान में अहमदियों को ईद ना बनाने की धमकी दी गई है। कट्टरपंथियों ने बकरीद ना मनाने का फरमान जारी कर दिया है। टीएलपी नेता ने वीडियो जारी करके बाकायदा धमकी दी है। कहा, अहमदियों ने बकरीद मनाई तो खैर नहीं। अब यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान में आखिर अहमदी मुसलमानों को धमकियां क्यों दी जा रही, क्यों यह भेदभाव हो रहा है। खबर आप देखिए और पूरी जानकारी आपके सामने। दरअसल अहमदिया मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद और मौजूदा खलीफा है मिर्जा मसरूर अहमद। इनकी दुनिया में आबादी 1 करोड़ है। पाकिस्तान में इनकी आबादी है करीब 40 लाख। 200 देशों में इनकी मौजूदगी है। पाकिस्तान अहमदिया को गैर मुस्लिम मानता है, वहां इनके खिलाफ कानून है। अगर ये खुद को मुस्लिम बताएंगे या उनके धर्म से जुड़ी चीजें करेंगे तो 3 साल तक की सजा होगी। और इसके अलावा पाकिस्तानियों का मानना है कि अहमदिया मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते और उनको आखिरी पैगंबर नहीं मानने वाला मुस्लिम नहीं बल्कि काफिर है, जबकि अहमदिया कहते हैं कि वो पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं। बाकी मुस्लिमों की तरह इस्लाम के 5 फर्ज मानते हैं। बता दें कि 1974 में ही पाकिस्तान में अहमदिया गैर मुस्लिम हैं और ये तब से ही चला आ रहा है। इनकी संपत्ति और इबादत स्थलों पर पाकिस्तान में कई हमले होते रहे हैं। और इसके अलावा पंजाब प्रांत में अहमदियों की 17 खबरों को तोड़ भी दिया गया। इस निंदा के आरोप, गिरफ्तारी और सजा पाकिस्तान में इन्हें मिलना आम बात है। बिल्कुल, तो इस तरह की स्थिति है पाकिस्तान के अंदर। चलिए अब बात करते हैं ईवीएम को लेकर आ रही नई अफवाह की। अब बात ईवीएम पर जो अफवाह फैलाकर एक नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है उसकी करते हैं। महाराष्ट्र में उठा है ईवीएम पर नया विवाद। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट को लेकर दावा, काउंटिंग में वोटों की हेराफेरी। शिवसेना यूबीटी की तरफ से दावा, एफआईआर में ओटीपी से ईवीएम अनलॉक होने का जिक्र किया गया है। शिंदे गुट का जवाब, जहां जीते वहां ईवीएम सही। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है। जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें ओटीपी आ रहा था, वो ओटीपी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के लिए यूज कर रहे थे, चाहे वो ईवीएम हो या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिबल पोलिंग ये जो पोस्टल बैलेट सिस्टम हो, तो अगर वो कर रहे हैं और लेट्स से अगर ओटीपी डेटा एंट्री के लिए भी था, तो डेटा एंट्री तो वो होती है कि जो पोल हुए हैं वो आप डालें, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि मुंबई पुलिस ने भी उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अमोल कीर्तिकर जी ने भी मांगा है। ये लोग झिझक क्यों रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देने को? तो आप देखिए, विपक्ष साफ तौर पर हमलावर नजर आ रहे। ईवीएम को लेकर क्या है, ईवीएम पर नया विवाद क्यों सवाल उठाया जा रहा है, पूरी खबर आपको बताते हैं। सीधा रुख करते हैं बिग वॉल का। आप देखिए हुआ क्या है। दरअसल
मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से जुड़ा पूरा मामला है, जहां पर काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। और पूरी जानकारी आपके सामने। विवाद के बीच मुंबई के एक अखबार ने ईवीएम पर रिपोर्ट भी छापी और क्या कहा, बताइए रवि। बिल्कुल, इसके बाद से लगातार आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी कई बातें कही जा रही है। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओटीपी से ईवीएम अनलॉक हो गई। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई, ओटीपी का जिक्र किया गया। दावा क्या है, गोरेगांव नेस्को काउंटिंग सेंटर पर फोन से ईवीएम अनलॉक किया गया, जिसको चुनाव आयोग ने भी हालांकि खारिज किया है। बिल्कुल, गोरेगांव सेंटर से जुड़ा पूरा मामला बताया जा रहा है। सांसद वायकर के रिश्तेदार पांडलकर पर फोन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। यह जानकारी सामने कि केंद्र में जाकर इन्होंने फोन इस्तेमाल किया। उद्धव गुट ने कहा है एफआईआर में फोन से ईवीएम अनलॉकिंग की जो बात है वो सामने रखी गई है। बिल्कुल, और इसके बाद से ही, इस रिपोर्ट के बाद से ही विवाद बढ़ता चला गया है। मुंबई पुलिस ने बताया सेंटर में फोन ले जाने की हुई है एफआईआर, यानी इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने ओटीपी से अनलॉकिंग की खबर को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से इस पे अभी तक का ये रिस्पॉन्स है। और देखिए इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताते हुए इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो और इसके अलावा अखिलेश यादव की भी हम बात करते, उन्होंने मुश्किलें बढ़ाने वाली तकनीक ईवीएम को बता दिया। यानी इस तरह से ईवीएम को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। और ओटीपी से ईवीएम अनलॉकिंग का चुनाव आयोग ने खंडन किया है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है, ओटीपी से ईवीएम मशीन को अनलॉक नहीं किया जा सकता। अनलॉक करायला कुठलाही ओटीपी लागत नाही. There is no OTP on mobile phone that for unlocking EVM as it is a non-programmable device. Advanced technical features आहेत त्याच्यात, ही digital system आहे. There is no communication device on the EVM. Technically foolproof system आहे. और चलिए अब बात करते हैं एनसीईआरटी के अयोध्या एजेंडे की। एनसीईआरटी ने 12वीं की किताब में बदलाव किए हैं। 12वीं के पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो इसकी किताब में इसके सिलेबस में बदलाव किया गया। बाबरी की जगह 3 गुंबद वाली संरचना का जिक्र किया गया और जो बदलाव किया गया वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो 4 पेज का अध्याय है अब उसको कम करके 2 पेज का कर दिया गया। और बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाली संरचना का जिक्र है। अयोध्या विवाद से जुड़े टॉपिक्स 4 पेज की जगह 2 पेज में सीमित हो गए हैं। क्या क्या बड़ी बातें हैं वो समझ लेते हैं। बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाली संरचना का जिक्र किया गया है, यानी कि ये टर्म यूज नहीं किया गया है। और अयोध्या विवाद से जुड़े टॉपिक्स 4 की जगह 2 पेज में ही सीमित कर दिए गए हैं, यानी जो पन्ने थे उनकी भी संख्या कम की गई है। और देखिए अयोध्या विवाद की जगह अब अयोध्या मुद्दे के तौर पर यानी अयोध्या विषय का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। बाबरी को भगवान राम के जन्म स्थान पर बनी संरचना बताया गया है। बिल्कुल, और विवादित भूमि पर मंदिर वाला सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला भी शामिल है। और कल्याण सिंह सरकार बदलने से जुड़े पेपर कटिंग्स हटाए गए हैं इसमें, यानी कि उनका भी रेफरेंस इसमें नहीं रखा गया है। और इसके अलावा गुजरात दंगों का जो जिक्र है वो लोकतांत्रिक अधिकारों वाले अध्याय से हटा दिया गया। ये बड़े बदलाव हैं। अयोध्या की घटनाओं पर बीजेपी के अफसोस वाले बयान को भी हटा दिया गया है इस बार एनसीईआरटी की तरफ से। और किताब में बदलाव पर एनसीईआरटी की सफाई सामने आई है। पाठ्यक्रम का कोई भगवाकरण नहीं किया जा रहा है, तथ्यों और सच पर आधारित बदलाव किए गए हैं, ये एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया है। और एनसीईआरटी के इस बदलाव पर आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सही है और यथार्थ है, उस यथार्थ को नकार करके कुछ नहीं कहा जा सकता, और जो यथार्थ है उसी को लेकर और उसी के संदर्भ में यह पुस्तक प्रमाणित होगी। और लोगों को, और जो हमारे विचारक हैं लोग, उनको भी सहमति लेना पड़ेगा, तभी यह आगे चल करके यह कार्य में जैसे कि पाठ्यक्रम में लगाया जा सकता है। और वीआईपी कल्चर पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा कदम, सरकारी बिजली बिलों के पेमेंट का वीआईपी कल्चर खत्म। 1 जुलाई से सीएम भी खुद भरेंगे अपना बिल। আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, মন্ত্ৰীসকলে হওক, সিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে হওক, আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলখন আমি দিম, যাতে আমি নিদিয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ যি ক্ষতি হয়
সেই ক্ষতিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব নালাগে। और देखिए इस बीच जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द शुरू होगी चिनाब रेल ब्रिज सेवा। रेलवे अधिकारियों ने ब्रिज का जायजा लिया है। ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, चिनाब पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज और इस पर ट्रेन की टेस्टिंग भी की गई है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रेलवे को चलाकर यानी कि रेल यहां पर परिचालन किया गया और उसके जरिए चिनाब रेलवे ब्रिज की टेस्टिंग की गई है। और यह आपको बता दें कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। और चिनाब रेल ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, 1.3 किलोमीटर लंबा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से इस पर गाड़ियां चल सकती हैं। 100 साल से ज्यादा इसकी उम्र बताई जा रही है। देखिए लागत करीब 512 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़े धमाके भूकंप झेलने में यह रेलवे ब्रिज सक्षम है। 272 किलोमीटर रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह ब्रिज। बिल्कुल, और चिनाब नदी के ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया है। ऐसे में यह ब्रिज एक अलग पहचान भी बन गया है। तो ये तमाम खूबियां हैं इस ब्रिज को लेकर और अपने आप में भारत के प्रगति के बढ़ते कदमों के प्रतीक के तौर पर इसे देखा जा रहा है।